तो दोस्तों, आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ इस साल की वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड तेलुगु हॉरर मूवी को, जिसका नाम है तंत्र। कहानी की शुरुआत होती है एक गहरी रात से, जहाँ एक बूढ़ा आदमी खेतों की तरफ जा रहा होता है। तभी उसकी नजर पास के एक पेड़ पर पड़ती है। उस पेड़ पर एक लड़की बैठी हुई थी और मुर्गे का खून पी रही थी। ये सीन सच में बहुत ज्यादा डरावना था। वो बूढ़ा व्यक्ति डरकर वहाँ से भाग जाता है और यहीं से आगे की कहानी शुरू होती है, जिसे मूवी के अंदर चैप्टर वाइज दिखाया गया है। पहला चैप्टर खून की प्यासी। उस रात के बाद सीन कुछ साल आगे बढ़ जाता है। अब हम देखते हैं रेखा को। रेखा जब अपने बाथरूम का गेट खोलती है तो उसके अंदर एक अजीब सी लड़की बैठी हुई थी। ये देखकर रेखा डर जाती है। तभी वहाँ उसकी दादी आती है, जिन्हें बाकी कोई भी नहीं देख पा रहा था। इसका मतलब साफ था कि रेखा के पास स्पिरिट्स को देखने की शक्ति थी। अब जब रेखा की दादी अपने बेटे कुमार से बात कर रही होती हैं, तो उनकी बातों से हमें ये पता चलता है कि कुमार को रेखा बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि रेखा के पैदा होते ही उसकी माँ चल बसी थी, यानी उसकी पत्नी मर गई थी, और इसलिए कुमार हमेशा रेखा को उसी बात का दोषी मानता है। खैर, आगे जब रेखा कॉलेज जाने लगती है तो हमें उसके बाकी दोस्त भी दिखाए जाते हैं, तेजा, शैलू और वासु। तेजा और रेखा दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे। अब ये सब दोस्त साथ में आगे बढ़ ही रहे होते हैं कि अचानक रास्ते में एक पेड़ आता है। उस पेड़ पर रेखा को एक लड़की की आत्मा दिखाई देती है, जो खुदकुशी कर रही होती है। ये देखकर रेखा डर कर वहीं रुक जाती है, लेकिन बाकी दोस्तों को कुछ भी दिखाई नहीं देता। इसलिए शैलू मजाक करने लगती है कि शायद रेखा को वहाँ कोई भूत दिख रहा होगा। इसके बाद ये लोग कॉलेज चले जाते हैं। अब जब कॉलेज खत्म होता है तो तेजा और वासु शंकर के पास पहुँचते हैं। शंकर तेजा का मामा था और उसे भूत प्रेत और तंत्र मंत्र के बारे में बहुत ज्ञान था। तेजा अपने मामा को आज के हादसे के बारे में बताता है, तो शंकर उन्हें समझाता है कि पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी सच में होती है। वो कई सारे उदाहरण भी देता है, जैसे दुनिया में कुछ ऐसी जगहें हैं जहाँ ट्राइबल ग्रुप्स रहते हैं। जब उन्हें लकड़ियाँ चाहिए होती हैं, तो वो किसी पेड़ को चुनकर उसके पास जाकर गालियाँ देते हैं, खरी खोटी सुनाते हैं, और कुछ ही दिनों में वो पेड़ अपने आप सूख कर सड़ जाता है। ये सब नेगेटिव एनर्जी की वजह से होता है। इसी तरह जब किसी को ट्यूमर होता है तो डॉक्टर उसे हमेशा पॉजिटिव थॉट्स रखने के लिए कहते हैं, ताकि वो जल्दी रिकवर हो। रेखा को दिखाया जाता है, वो जब सोने की कोशिश कर रही होती है, तभी अचानक उसके आसपास बहुत सारी आत्माएं दिखने लगती हैं, जो उसे उठाने की कोशिश कर रही थीं। रेखा डर जाती है और थोड़ी ही देर में वो अपने आप उठकर कहीं जाने लगती है, जैसे किसी ने उसे पोजेस कर लिया हो या आत्माएं उसको गाइड कर रही हो। उसकी दादी ये सब देख लेती हैं और कुमार से कहती हैं कि वो रेखा के पीछे जाए, लेकिन कुमार जाने से मना कर देता है, क्योंकि उसे लगता है कि रेखा को नींद में चलने की बीमारी है। इधर रेखा चलते चलते कब्रिस्तान में पहुंच जाती है, क्योंकि रेखा को रात की थोड़ी थोड़ी बातें याद रहती हैं। इसलिए वो गांव के एक मौलवी के पास जाती है। रेखा सब कुछ बताती है, तो मौलवी उसे थोड़ा इंतजार करने के लिए कहते हैं। उसके बाद वो उसे एक ताबीज बांधने वाले थे। रेखा वहाँ से निकलकर वापस अपने दोस्तों के साथ कॉलेज जाने लगती है। आज रास्ते में गांव का एक आदमी तेजा से उसके घर के ड्रेनेज पाइप को ठीक करने के लिए कहता है, लेकिन तेजा मना कर देता है, क्योंकि वो लोग कॉलेज जा रहे थे। तभी वो आदमी तेजा पर भड़क कर उसे सुनाने लगता है, और उसकी बातों से हमें पता चलता है कि असल में तेजा की माँ प्रोस्टिट्यूशन का काम करती थी। उनके मरने के बाद तेजा छोटे मोटे काम करके अपनी पढ़ाई का खर्चा निकाल रहा था, लेकिन तेजा उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता और दोस्तों के साथ कॉलेज चला जाता है। आज कॉलेज खत्म होने के बाद तेजा रेखा के घर जाता है। कुमार घर पर नहीं था। वहाँ रेखा तेजा को गले लगा लेती है, क्योंकि उस आदमी ने तेजा की बहुत बेइज्जती की थी, और ये चीज रेखा को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी थी। पर तेजा को अपनी माँ की कोई परवाह नहीं थी। वो कहता है कि उसकी माँ ने कभी उसे बेटे की तरह ट्रीट नहीं किया था। इसके बाद दोनों साथ में घूमने निकल जाते हैं और पूरा दिन बहुत खुश रहते हैं। रात को जब रेखा सो रही होती है तो उसे किसी की आवाज सुनाई देती है, जो उससे खून मांग रहा था। रेखा अपने पैर पर कट मारकर एक ग्लास में खून भर देती है और वहाँ रखकर सो जाती है। ये चीज बहुत अजीब थी। सुबह जब उसकी आंख खुलती है तो ग्लास खाली था, लेकिन पिछली रात के बारे में रेखा को कुछ भी याद नहीं था। अब तक मौलवी वापस आ चुके थे। वो रेखा को एक ताबीज बांध देते हैं। इधर हम तेजा को देखते हैं, जो आज भी अपने मामा शंकर से काले जादू के बारे में बातें कर रहा था। बातों के दौरान शंकर बताता है कि उसने काला जादू करना क्यों छोड़ दिया था। अब सीन चला जाता है पास में। हम छोटे शंकर को देखते हैं। उसकी माँ उसके पिता को छोड़कर चली गई थी। फिर उसके पिता ने भी शंकर को छोड़ दिया। शंकर को खाने पीने के लिए मंदिर से भीख मांगनी पड़ती थी। तभी वहाँ एक लड़की आती है। वो शंकर से बात करती है और उसे खाना पीना देती है। धीरे धीरे दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं। फिर जब वो किशोर अवस्था में पहुँचते हैं तो शंकर उस लड़की को इम्प्रेस करने के लिए काला जादू सीखने लगता है। उसके लिए उसे शिव साधना करनी थी।
इस साधना में एक डेड बॉडी का इस्तेमाल करके साधक शक्तियां हासिल करता है। जब शंकर वो साधना कर रहा होता है तभी अचानक वो डेड बॉडी खड़ी हो जाती है। शंकर बहुत डर जाता है और वहीं पर बेहोश हो जाता है। अब सीन वापस प्रेजेंट में आता है। शंकर बताता है कि उस दिन के बाद से उसकी तबीयत बहुत बिगड़ गई थी। बाद में जब वो लड़की शंकर से मिलने आई तो शंकर ने सब सच बता दिया। लड़की ने शंकर से वादा लिया कि वो कभी ऐसा कुछ नहीं करेगा, लेकिन शंकर ने अपना वादा तोड़ दिया और उसी लड़की पर वशीकरण नाम का काला जादू कर दिया। अब वहाँ से दूसरा चैप्टर शुरू होता है जिसका नाम है पाताल कुत्ती। हम रेखा, वासु और तेजा को देखते हैं। ये लोग कॉलेज जाने के लिए शैलू का इंतजार कर रहे थे, लेकिन जैसे ही शैलू वहाँ आती है, रेखा अपनी शक्तियों की मदद से उसके पीछे एक आत्मा देख लेती है जिसने शैलू को पोजेस कर रखा था। शुरू में रेखा नॉर्मल बिहेव करती है, लेकिन शाम को वो तेजा से मिलकर सब बताती है। रेखा कहती है कि गांव के मौलवी ने उसे बताया है शैलू को किसी ने वश में कर रखा है, और ये चेक करने के लिए रेखा उसी दिन शैलू के घर भी गई थी। अब सीन जाता है उस वक्त पर। रेखा शैलू से कहती है कि वो एक पाउडर पर थूक दे। शैलू ऐसा ही करती है। फिर रेखा उसके सामने एक नींबू रख देती है। अचानक वही आत्मा बाहर आ जाती है और रेखा को मारने की धमकी देती है। डर कर रेखा वहाँ से निकल जाती है। जब वो बाहर आकर उस पाउडर को देखती है तो वो खून बन चुका था। इसका मतलब साफ था कि सच में शैलू पर भूत का साया था। ये सब जानने के बाद रेखा और तेजा जाकर शैलू के घर वालों को सब बता देते हैं। रेखा ये भी बताती है कि ये काला जादू पाताल कुत्ती है। जिसने भी शैलू पर ये किया है वो उसे अपने पास बुलाकर इस्तेमाल करना चाहता है, और शैलू को बचाने के लिए उन्हें उस आदमी का सर काटना होगा जिसने ये सब किया है। शुरुआत में किसी को भी रेखा की बात पर यकीन नहीं होता, लेकिन रात में शैलू कब्रिस्तान की ओर जाने लगती है। तेजा, वासु और शैलू का भाई उसका पीछा करने लगते हैं। वहाँ एक तांत्रिक मौजूद था, लेकिन तेजा और बाकी सब उसकी नजर में नहीं आना चाहते थे, इसलिए वो लोग वापस लौट आते हैं। अगले दिन तेजा शंकर से जाकर पाताल कुत्ती के बारे में पूछता है। शंकर उसे गंगा जल अपने साथ ले जाने की सलाह देता है। अगली रात शैलू फिर से कब्रिस्तान पहुंचती है। वहाँ तांत्रिक उसे खून से सने चावल खाने के लिए देता है। तेजा और वासु को याद आता है कि ये वही तांत्रिक था जिसने मेले में शैलू को छेड़ा था, और जब शैलू ने उसके मुंह पर थूक दिया था तो बदला लेने के लिए उसने ये सब किया। जैसे ही शैलू चावल खाने लगती है, उसका भाई वहाँ पहुँच जाता है और तांत्रिक को मारने की कोशिश करता है, लेकिन तांत्रिक बहुत शक्तिशाली था। वो उल्टा शैलू के भाई पर हमला कर देता है। तब तेजा वहाँ पहुँच जाता है और वो तांत्रिक का सर धड़ से अलग कर देता है, यानी सब कुछ ठीक हो जाता है। अब वहाँ से तीसरा चैप्टर शुरू होता है जिसका नाम है घुसपैठ। एक बाबा रेखा के घर के बाहर से गुजर रहा होता है। उसे अचानक कुछ नेगेटिव एनर्जी महसूस होती है। वो रेखा की दादी से कहता है कि उनके घर में खून पीने वाली एक बूढ़ी आत्मा का साया है और जल्दी ही कोई बहुत ताकतवर रेखा की जान लेने वाला है। उस रात रेखा को फिर से वही आवाजें सुनाई देती हैं। वो फिर से एक ग्लास में खून भरकर रख देती है, और जब सुबह उठती है तो उसे कुछ भी याद नहीं रहता। अब हमें एक और बाबा दिखते हैं जिनका नाम था विक्टी। वो गांव में आकर राश्री नाम की एक औरत के बारे में पूछता है। गांव वाले बताते हैं कि पहले यहाँ एक औरत रहती थी राश्री, लेकिन किसी ने उस पर काला जादू करके उसे मार डाला। हाँ, उसकी बेटी रेखा आज तक जिंदा है। ये जानने के बाद विकटी अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके वहाँ मौजूद एक औरत को लकवा पैरालाइज कर देता है। वो ये जानना चाहता था कि रेखा कैसी दिखती है। फिर वो एक नींबू पर मंत्र पढ़कर उसे रेखा के कॉलेज के पास रख देता है। जैसे ही रेखा अपने दोस्तों के साथ कॉलेज पहुंचती है, वो नींबू लुढ़कते लुढ़कते उसके पैरों के पास आकर रुक जाता है। यानी विकटी को अब रेखा का पता चल गया था। रात को विकटी उसी नींबू पर काला जादू करता है। वो मंत्र पढ़ना शुरू करता है। इधर रेखा के कमरे में एक किन्नर की आत्मा आती है और उसे पकड़कर विकटी के पास ले जाने लगती है, लेकिन सही समय पर रेखा के हाथ में भगवान जी की फोटो आ जाती है। वो आत्मा डरकर गायब हो जाती है। अब सच सामने आने लगता है। लोग हमेशा कहते थे कि रेखा की माँ उसकी वजह से मरी थी, लेकिन हकीकत ये थी कि उस पर काला जादू हुआ था। यानी कुमार ने सारी बात गलत समझी थी। अगले दिन रेखा डरते डरते फिर मौलवी के पास जाती है और सब बताती है। मौलवी उसकी मदद करने के लिए मंत्र पढ़ना शुरू करता है, लेकिन उसी समय विकटी भी रेखा को अपने पास बुलाने के लिए मंत्र कर रहा होता है। दोनों मंत्रों की टक्कर से विकटी का काम असफल हो जाता है और वो गुस्से से पागल हो जाता है। रात को जब मौलवी कहीं जा रहा होता है, अचानक एक आत्मा उसके सामने आती है और उसे मार डालती है, क्योंकि वो रेखा की मदद कर रहा था। अगले दिन यह खबर तेजा और बाकी सबको मिलती है। वो शॉक हो जाते हैं। उन्हें पता था कि मौलवी रेखा की मदद कर रहा था, इसलिए उसकी जान ली गई। अब क्योंकि रेखा की जान भी खतरे में थी, तेजा सीधा शंकर के पास जाता है और उससे मदद मांगता है। तेजा शंकर से पूछता है कि ये मामला वशीकरण से जुड़ा हो सकता है या नहीं। शंकर उसे अपनी कहानी बताना शुरू करता है।
शंकर बताता है कि उस लड़की के पिता ने उसकी शादी कहीं और तय कर दी थी, इसलिए शंकर ने उस पर वशीकरण करने की सोची। जब वो लड़की उससे मिलने आई तो वो एकदम नॉर्मल थी, लेकिन उसे शंकर के काले जादू के बारे में पता चल गया। उसने शंकर को समझाया कि वो भी उससे रहना चाहती है, लेकिन अपने परिवार के खिलाफ नहीं जा सकती। उसने शंकर से दोबारा वादा लिया कि वो काला जादू छोड़ देगा। शंकर मान गया और फिर कभी काला जादू नहीं किया। इधर तेजा एक बाबा के पास जाकर रेखा के बारे में बताता है। बाबा रेखा के नाम का यज्ञ करने की बात करते हैं, लेकिन दूसरी ओर विकटी रेखा की एक गुड़िया बनाकर उस पर काला जादू करना शुरू कर देता है। उसकी वजह से रेखा की हालत बहुत बिगड़ जाती है। पहले तो उसे खून की उल्टियां होती हैं, फिर उसके मुंह से बालों का गुच्छा निकलता है। बाबा समझ जाते हैं कि रेखा पर कोई बहुत ताकतवर जादू किया जा रहा है। वो और जोर जोर से मंत्र पढ़ना शुरू करते हैं। धीरे धीरे रेखा की हालत ठीक होने लगती है। साथ ही विकटी के पास रखी रेखा की गुड़िया अपने आप जल जाती है। विकटी बुरी तरह गुस्से में आ जाता है, क्योंकि रेखा बार बार किसी न किसी तरह से बच रही थी। अब चौथा चैप्टर शुरू होता है, पर्दे में महाकाली। रेखा की जान बचाने के बाद तेजा उससे मिलने आता है। वो उससे उन सब झूठों के बारे में सवाल करता है जो रेखा ने अब तक कहे थे। सबसे पहले ये कि मौलवी ने उसे शैलू के बारे में बताया था, लेकिन जब मौलवी जिंदा था तेजा ने उससे खुद मिलकर पूछा था। मौलवी ने साफ कहा था कि उसने कभी रेखा से ऐसी कोई बात नहीं की। तेजा ने विकटी से भी पूछा था कि उसने मौलवी को क्यों मरवाया, लेकिन विकटी ने कहा था कि वो बस रेखा को मारने आया है, मौलवी से उसका कोई लेना देना नहीं है। बाबा ने भी तेजा से कहा था कि रेखा की जान खतरे में तो थी, लेकिन वो उनके यज्ञ की वजह से नहीं बची। असल में कोई और काला जादू करके रेखा को बचा रहा था, और वो दूसरा काला जादू करने वाला कोई और नहीं बल्कि खुद रेखा थी। रेखा रात को नींद में चलने का बहाना बनाती थी। असल में वो कब्रिस्तान जाकर काला जादू करती थी ताकि खुद को बचा सके। अब रेखा खुद भी ये सब मान लेती है। वो अपने बारे में सच बताना शुरू करती है। रेखा अपने बारे में बताने से पहले अपनी माँ राजेश्वरी की कहानी सुनाती है। राजेश्वरी वही लड़की थी जिसे शंकर पसंद करता था। हर साल उसके अंदर देवी आती थी, इसलिए गांव में लोग उसे बहुत मानते थे। जब कुमार की नजर राजेश्वरी पर पड़ी और उसे पता चला कि वो उसकी ही जाति की है, तो उसने उससे शादी कर ली। लेकिन शादी के बाद राजेश्वरी को पता चला कि कुमार असल में गे था। उसने राजेश्वरी से शादी सिर्फ इसलिए की थी ताकि अपनी सच्चाई समाज से छुपा सके और अपनी इज्जत बचा सके। कुमार बहुत बुरा इंसान था। वो राजेश्वरी को टॉर्चर करता था। उसे शक रहता था कि राजेश्वरी का कोई बॉयफ्रेंड होगा या उसके कई लोगों के साथ शारीरिक संबंध होंगे। उसकी सोच बहुत गंदी थी, लेकिन राजेश्वरी ने कभी किसी से शिकायत नहीं की। इसी दौरान गांव में विकटी रहता था। उसकी नजर एक दिन राजेश्वरी पर पड़ी और वो पहली नजर में ही उसे पसंद करने लगा। यहीं से 5वां चैप्टर शुरू होता है, वज्रोली रति। विकटी को राजेश्वरी से प्यार हो गया था। वो धीरे धीरे कुमार से दोस्ती बढ़ाने लगा। दोनों इतने अच्छे दोस्त बन गए कि कुमार ने विकटी को अपना सबसे बड़ा राजर भी बता दिया। कुमार ने कहा कि वो राजेश्वरी को मारना चाहता है, क्योंकि अगर राजेश्वरी को बच्चे नहीं होंगे तो उसकी सच्चाई सबके सामने आ जाएगी। तब विकटी ने उसे काले जादू का रास्ता बताया। उसने कुमार से राजेश्वरी के बाल और नाखून मंगवाए। जैसे ही कुमार ने वो सामान दिया, विकटी साधना शुरू कर देता है। वो कुमार से कहता है कि 7 दिन तक राजेश्वरी को खून से सने चावल खिलाए। कुमार मान जाता है और लगातार 7 दिन तक ऐसा ही करता है। धीरे धीरे राजेश्वरी की तबीयत बहुत बिगड़ जाती है। 8वें दिन विकटी साधना पर बैठा होता है और राजेश्वरी उसके वश में होकर दुल्हन की तरह तैयार होकर वहाँ पहुँच जाती है। विकटी उसके साथ संबंध बनाने लगता है, लेकिन बीच में ही उसका काला जादू पलट जाता है। वो पागल होकर गांव से भाग जाता है। लेकिन इस काले जादू की वजह से राजेश्वरी पर बुरी शक्तियां हावी होने लगती हैं। वो परेशान होकर खुदकुशी करने ही वाली थी कि उसे पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है और ये बच्चा विकटी की वजह से था। इसलिए राजेश्वरी ने अपनी जान नहीं ली। उसने रेखा को जन्म दिया, लेकिन जन्म के कुछ ही समय बाद उसकी मौत हो गई। चूँकि रेखा काला जादू के समय पैदा हुई थी, इसलिए उसके अंदर भी काली शक्तियाँ समा गईं। वो आत्माओं को देख सकती थी। रेखा ये भी बताती है कि असल में उसने ही मौलवी को मारा था, क्योंकि मौलवी ताबीज देने के बहाने लड़कियों को छूता था। रेखा बताती है कि शैलू की जान भी उसने खुद बचाई थी, और क्योंकि राजेश्वरी को पता था कि विकटी वापस आएगा, इसलिए वो आत्मा के रूप में रहकर अपनी बेटी रेखा को बहुत सारे तंत्र मंत्र सिखाती रही। ये सब ज्ञान उसे शंकर से मिला था। रेखा आगे बताती है कि हर पूर्णिमा की रात उसे खून पीना पड़ता है। अगर वो ऐसा न करे तो वो एक हैवान बन जाएगी। बचपन में वो मुर्गे मारकर उनका खून पीती थी। याद है शुरुआत में जब बूढ़े आदमी ने एक लड़की को मुर्गे का खून पीते देखा था? वो लड़की रेखा ही थी। एक बार एक औरत ने रेखा को खून पीते देख लिया। डर कर वो भागी
और ट्रक के नीचे आकर उसकी मौत हो गई। वो औरत और कोई नहीं बल्कि तेजा की माँ थी। यानी तेजा की माँ की मौत भी इनडायरेक्टली रेखा की वजह से हुई थी। उसके बाद रेखा ने तय कर लिया कि अब वो किसी जानवर को नहीं मारेगी, इसलिए उसने खुद को काटकर अपना ही खून पीना शुरू कर दिया। वो जो ग्लास में खून रखती थी वो इसी वजह से था, ताकि वो एक हैवान न बन जाए। तेजा ये सब सुनकर गुस्सा हो जाता है। वो कहता है कि रेखा की वजह से ही उसकी माँ मरी थी। तेजा गुस्से में रेखा को बुरा भला कहकर शंकर के पास जाता है। वो शंकर से राजेश्वरी के बारे में पूछता है। शंकर बताता है कि राजेश्वरी की शादी के बाद वो बहुत परेशान हो गया था। वो रोज उसके घर जाता था ताकि उसे देख सके। एक दिन उसे कुमार की सच्चाई का पता चला, और जब विकटी राजेश्वरी पर काला जादू करने वाला था तो शंकर चुपके से उसकी साधना वाली जगह पर गया और मंत्रों में छेड़छाड़ कर दी। इसी वजह से जब विकटी ने राजेश्वरी के साथ संबंध बनाए तो उसका काला जादू पलट गया और वो पागल हो गया। रेखा के जन्म के बाद जब राजेश्वरी मरी तो उसकी आत्मा कभी कभी शंकर से मिलने आती थी। वो उससे तंत्र मंत्र सीखती और चाहती थी कि शंकर ये सब रेखा को सिखाए। अब कहानी पहुंचती है छठे चैप्टर पर। छिन्नमस्ता देवी। विकटी बार बार असफल हो रहा था, इसलिए उसने एक गांव की लड़की को मार दिया और उसकी मौत का इल्जाम रेखा पर लगा दिया। कुमार तो वैसे भी रेखा को अपनी बेटी मानता ही नहीं था, इसलिए वो विकटी की बातों में आ गया। विकटी रेखा को पकड़कर एक पेड़ से बांध देता है। वो कहता है कि आज पूर्णिमा की रात है, अगर रेखा खून नहीं पिएगी तो वो मर जाएगी। रेखा की शक्तियाँ भी खून न पीने की वजह से कमजोर हो गई थी। वो कुछ कर नहीं पा रही थी। तभी विकटी उसे मारने ही वाला था कि तेजा अपने प्यार का सबूत देता है। वो अपनी जीभ काटकर रेखा के मुंह में खून की बूंदें टपका देता है। रेखा की ताकत वापस आ जाती है। अब शुरू होती है सबसे खतरनाक लड़ाई, काले जादू की जंग रेखा और विकटी के बीच। आखिरकार रेखा तेजा की मदद से विकटी को हरा देती है और उसका काला जादू पलट जाता है। वहाँ मौजूद आत्माएं जिन्हें विकटी ने कभी प्रताड़ित किया था अब उसी को मार डालती है। इसके बाद तेजा रेखा से माफी मांगता है। रेखा उसकी माँ की आत्मा से संपर्क कराती है और बताती है कि असल में उसकी माँ उसे बहुत चाहती थी, लेकिन समाज की वजह से वो खुलकर कभी दिखा नहीं पाई। तेजा ये सुनकर भावुक हो जाता है। रेखा उसे संभालती है। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और अब उन्होंने विकटी को हराकर सब कुछ जीत लिया था। तो दोस्तों, ये थी तंत्र फिल्म की पूरी कहानी। एक बेहतरीन तेलुगु हॉरर मूवी। इसमें हमें कई तांत्रिक साधनाओं के बारे में पता चलता है। ये भी समझ आता है कि विकटी असल में क्यों राजेश्वरी के पीछे पड़ा था, क्योंकि उसके अंदर देव, लेकिन उसका मकसद प्यार नहीं बल्कि शक्ति हासिल करना और अपनी उम्र बढ़ाना था। जो आत्मा रेखा को दिखाई देती थी वो उसकी माँ राजेश्वरी ही थी। और रात में नींद में चलने की बीमारी का नाटक असल में कब्रिस्तान जाकर काला जादू सीखने के लिए था। रेखा रोज अपना ही खून पीती थी ताकि वो किसी हैवान में न बदल जाए। तो उम्मीद करती हूँ कि आपकी सारे डाउट्स अब क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी कोई सवाल रह गया है तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। और अगर आपको मेरी ये मूवी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं